Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं ये समझाया, स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताया और एक हेनरी की परिभाषा बताई। क्लियर? आज वो मुझसे पूछ रहा है स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। क्या पूछ रहा है? स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं भैया स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है। गौर से देखेंगे सभी लोग। स्वप्रेरकत्व के लिए कोई सूत्र याद किया था आप लोगों ने कल? आप लोगों ने कल स्वप्रेरकत्व का सूत्र पढ़ा था, फाई बराबर एल आई। बोलो भैया, पढ़ा था फाई बराबर एल आई। तो आई को अगर मैं इधर ले आऊँगा नीचे तो एल बराबर फाई अपॉन आई। समझ में आती है बात सभी को? फाई चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र पढ़ा था फाई बराबर बी ए कॉस थीटा बटे आई। समझ में आ रही है बात सभी को? कॉस थीटा तो नियतांक है, इसका तो कोई मात्रक और विमीय सूत्र होता नहीं है। वटे आई धारा है, धारा का एम्पियर, एम्पियर का ये लिख दो। ए यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में नापते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जानते हैं हम लोग क्या मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का? सीन क्लियर है सभी को? आगे देखिए, एन, एन क्या है यहाँ पे? न्यूटन बल, बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस टू। ये मीटर है, मीटर का विमीय सूत्र एल, मीटर लंबाई होती है ना, एल स्क्वायर। ये भी एम्पियर है, ये भी एम्पियर है, एम्पियर स्क्वायर। ये मीटर है, एल। सीन क्लियर है? एल से ये एल उड़ा दूँ तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ए का वर्ग ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू। कहानी समझ में आई सभी को? ये स्वप्रेरकत्व का क्या आ गया? विमीय सूत्र। निकाल पाएंगे हम लोग? देख लो, जिसको उतारना है उतार ले। इसके बाद हमारे को जो अगला सवाल दे रहा है, उस सवाल में कह रहा है एक कुंडली है और उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। कल हमने पढ़ा था स्वप्रेरकत्व को अक्षर एल से प्रदर्शित करते हैं। 10 मिली हेनरी है, तो मिली हम लोग जानते हैं कितना होता है? 10 पे घात -3। पढ़ा था ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। अब वो कह रहा है उस कुंडली में 0.03 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से 7 एम्पियर रह जाती है। यानी पहले धारा कितनी थी? यानी ये I1 का मान हो गया। थोड़ी देर बाद धारा कितनी हो गई? I2 7 एम्पियर। क्लियर? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है हमको। ऐसा कोई सूत्र है जिसमें ये सारी चीजें आ जाए? तो हमने पढ़ा था बचपन में, E बराबर -L DI अपॉन DT। वाकिफ हैं आप लोग? E बराबर -L DI क्या है? धारा में परिवर्तन। कैसे लिखूँ धारा में परिवर्तन? I2 माइनस I1 वटे T। अब क्या है? रख दो वैल्यू। L कितना है अपने पास? 10 गुणा 10 पे घात -3। सही जा रहा हूँ? I2 कितना है अपने पास? I1 कितना है? T कितना है? 0.03। सीन क्लियर है? 7 में थे 10 गए तो -3, -3 को -10 से गुणा होगा तो +30। बोलो भैया, गुणा 10 पे घात -3। सही जा रहा हूं? वटे 0.03। सीन क्लियर है सभी को? दशमलव हटेगा, 2 बिंदी बढ़ जाएंगी। बोलो भैया। तो E बराबर ये 3 से ये 3000 काट दूं,
1000 का मतलब क्या हुआ? 10 पे घात 3 और 10 पे घात -3, 10 पे घात 0। बोलो भैया, सही जा रहा हूँ ना? और किसी भी चीज़ की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो E बराबर 1 वोल्ट। क्या मैं उम्मीद करूँ हम लोग समझ गए? उतार लो फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो सवाल दिया है वो कह रहा है एक शुद्ध सुप्रेरकत्व का सुप्रेरण गुणांक 0.5 हेनरी है और उसे 1.8 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें धारा परिवर्तन की दर ज्ञात करूं। EA/LA/DI/dt हमें निकालना का सूत्र है हमारे पास, वही वाला सूत्र जो अभ्यास लगाया था। क्लियर है? DI/dt को मान अपन ने निकालना है, तो जब माइनस के LA नीचे ले आऊँ तो E/-L बराबर DI/E का मान कितना है? 1.8 बटे L कितना है? 0.5 माइनस लगा दूं बराबर DI/dt। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, उड़ा दूं दशमलव से दशमलव। 5 एकम 5, 5 तिये 15, बचे 3, भागना जा रहा हो, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 6 का 30। तो DI/dt बराबर कितना आ गया आपका? माइनस को बोलेगो, माइनस का 3.6। धारा हो गई एम्पियर, समय हो गया सेकंड। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? उतार लो। सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे आपने ये सवाल हल किया, आपका आंसर कैसा आया? माइनस का आया। आपका आंसर माइनस का आया। ये माइनस यहाँ पर इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि धारा घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। अगर यही धारा बढ़ रही होती तो आंसर धनात्मक आता। क्लियर? अब सुनिएगा, जैसे मैंने ये सवाल हल किया, मेरा आंसर ऋणात्मक आ रहा है। कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या पेपर में ओटी आ गया, यही ओटी आ गया, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर ये आ रहा है। समझना? अब ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए, जिसमें से एक ऑप्शन ये वाला नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है 3.6 एम्पियर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। अब आप क्या करोगे? नहीं, आप इसे लगा देना। प्लस का 3.6 दिखे तो लगा देना। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, ऋणात्मक चिन्ह दिशा को प्रदर्शित करता है और इसकी कोई औकात नहीं है। संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो माइनस में भी वही वैल्यू है, प्लस में भी वही वैल्यू है। उसने धारा में परिवर्तन ही तो पूछा है, पुंजो थोड़ी पूछ रहा हो कि घट रही है कि बढ़ रही है। परिवर्तन पूछो तो परिवर्तन तो 3.6 को ही है ना? नहीं, यही बात समझ में क्लियर है? बस ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि धारा घट रही है, धनात्मक आता तो क्या बता दो? धारा बढ़ रही है। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है? तो अगर आपका आंसर ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, नेगेटिव वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव वाला ये आंसर दिख रहा है मुझे, तो मैं पॉजिटिव वाले को प्रेफर करूंगा। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? और अगर मान के चलो ऑप्शनों में नन ऑफ दीज नहीं है, लेकिन एक आंसर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो फिर इसको प्रेफर करना, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन बोलेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है, एक कुंडली है और उस कुंडली में फेरे 500 हैं। कितने हैं? और उस कुंडली में 2 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है, और उस कुंडली में 2.5 गुणा 10 पे घात -3 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स प्रति फेरे से होकर गुजरता है। यानी एक फेरे से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2.5 गुणा 10 पे घात -3 वेबर है। क्लियर है? तो कह रहा है कुंडली का सुप्रेरकत्व कितना होगा। फिर आगे कह रहा है अगर 0.1 सेकंड में कुंडली में बहने वाली धारा 0 कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। क्लियर है? प्रश्न समझ में आ रहा है सभी को? भैया 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं, तो 4 रुपए की 12। समझ में आ रहा? 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं तो 4 रुपए की, कैसे निकाला? 4 गुणे 3,
₹1 की एक्स टॉफी आती हैं तो ₹y की। एक फेरे से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो n फेरों से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स n फाई। समझ में आई बात? यहाँ पर वो एक फेरे से होकर, ये भी बोल रहा है ना 2.5 × 10⁻³ वेबर प्रति फेरा, यानी एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ये है, तो n फेरों से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? n फाई। मैंने बचपन में पढ़ा था सूत्र फाई बराबर LI, बोलो भैया, लेकिन चूंकि फेरे n है इसलिए n फाई हो जाएगा। बोलो भैया, n कितना है? फाई कितना है? L हमें निकालना है, I कितने गए? अब दशमलव के बाद 0 की भैंसों को वो काटना हो, दो दद्दाऊं। बोले भैया, चलन दो ढील, 2 तेजे चली जाएगी 5 से, क्या वीर? 250 वीर। तो L बराबर तिहाई आएगा ही, 25 × 25 625। एक 0 और लगा दूं, एक अंक बाद दशमलव है। बोलो भैया, दशमलव के बाद 0 का मैंने रेलगाड़ी तो ना चलाया था ही, गुणा 10⁻³ ये आ गया स्वप्रेरकत्व। मात्रक क्या लिखूं इसका? जोर से बोलो, हेनरी। ये स्वप्रेरकत्व का मात्रक आ गया। क्लियर है? तो अपन ने स्वप्रेरण गुणांक निकाल लिया, या कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकाल लिया। अब वो मुझसे कह रहा है कि कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 हो जाती है। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 2 एम्पियर। बाद में कितनी हो गई? है 0 हो गई। तो प्रेरित विद्युत का आकलन पूछ रहा है, तो बचपन में पढ़े। बोलो भैया, तो E बराबर -L, धारा में परिवर्तन ऐसे लिखूं I2 - I1, बुरा नहीं लग जाए तो। बोलो भैया, अब आप बताओ, E तो मोह निकालना है, L कितने गए? 0 है। 6 से 25 × 10⁻³ अब जहां समझदारी तुम्हारी, ये I2 बताओ कितने गए? I2 कौन सा होगा? J12 या J12? जे I2 है और जे I1 है। तो I2 की जगह कहाँ टांग दूं? I1 की जगह, T की जगह कहाँ है? T 0.1। सीन क्लियर है बेटा? ये -2 है, -2 का -625 से गुणा करेंगे तो +12.5 से। समझ में आ रही से? आ रही से। गुणा 10⁻³ बटे 0 आपको समझ में आया जो मैंने किया? दशमलव हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा। बोलो, तो E बराबर तुम्हारा आ गया 12,500 × 10⁻³ वोल्ट। या तो ऐसे ही धरो रहने दो, और वैसे मैं तुम्हें दशमलव चिकाया वो सिखा चुका हूँ पहले ही। बोलो भैया, अगर बताओ, चलो दशमलव जो कहीं नहीं होता तो लास्ट में मानते हैं। अब दशमलव को मैं इधर लाना चाहता हूँ, 3 अंक इधर लाना चाहता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, बताओ 10 पे घात कितना लिखूंगा? मैंने बताया था दशमलव को इधर ले जाते हैं तो माइनस में घात बढ़ती हैं, इधर लाते हैं तो माइनस में घात। जी आएगा समझ में? क्लियर है? उतार लो। अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहे हैं, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या कह रहा है? समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। इधर देखो, ये एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा बह रही है। बोला भैया, समझिएगा थोड़ी देर ध्यान से। यही मान के चलो एक वृत्ताकार कुंडली है, इसको वृत्ताकार आकृति मान लें। ठीक है भैया, कैसी आकृति मान लें? वृत्ताकार आकृति मान लें। अब ये इसका ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा। अब ये वृत्ताकार कुंडली यूँ रखी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा?
या तो अंदर की तरफ मान लो या बाहर की तरफ मान लो, किसी एक तरफ ही तो मानोगे। क्लियर, अच्छी बात है। क्षेत्रफल सदिश हो गया अंदर की तरफ। इस धारावाहिक कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चैप्टर 4 में बताया था मैंने आपको। हाथ बना दो, हाथ से समझूंगा मैं। धारा बह रही है ऐसे, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो हमें मालूम है धारा ऊपर की तरफ जा रही है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो दिशा हथेली के लंबवत होती है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी अंदर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया? 0 डिग्री का। क्यों हुआ, बात समझ में आ रही है? तो सुना भैया, मुझसे कह रहा है समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। हमें ज़्यादा मालूम ना ने, हमने बचपन में जो पढ़ ली थी, अगर तुम्हें याद हो तो लक्षण थे। फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर कितने एज आई जाते हैं? बोलो, फाई अपॉन आई। सीन क्लियर है? एल बराबर अपॉन आई, तो मैंने जो दद्दई फाई चुंबकीय फ्लक्स है। ये वृत्ताकार कुंडली में एन फेरे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाएगा? फाई बराबर एन बी ए थीटा कितने के रखेंगे? क्यों रख रहा हूँ 0? समझ में आई बात? एल बराबर एन अपॉन आई, बैसो की बैसो दद्दो। बता भैया, चैप्टर 4 में पढ़ा हो तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो मैंने बताओ तो μ0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? ये क्षेत्रफल है, तो भैया वृत्ताकार कुंडली है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। cos 0 कितना होता है? 1। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा सब लोग। आई से आई कट गया, आर से क्लियर है, और क्या कट रहा है? पाई से पाई काट दूं, 2 से 4 काट दूं 2 बार, तो एल बराबर क्या आ गया अपना? μ0, ठीक है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। ये आ गया वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक। क्लियर? ओके, बात समझ में आ रही है? वो पूछेगा समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना हेतु व्यंजक निकालिए, तो ये अपन ने कैसे निकाला? बात समझ में आ रही है? पुरानी कहानी लग रही है चैप्टर 4 की। दिशा ज्ञात करवे को नियम लग गो, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लग गो। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा सूत्र आ गया। गौर से देखिएगा, कह रहा है इस समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो प्रभावित करने वाले कारक, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाएगी तो वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। दूसरा, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ा देंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा। क्लियर? अगली बात, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, आपको याद है अपन ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था? अपना सूत्र आया था dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इससे जस्ट पहले अपन ने एक स्टेप लिखा था μr बराबर 1 हवा या निर्वात हेतु। याद आ रही है? यानी हम लोग ये पूरी कहानी कहाँ पर मान चुके हैं? हवा या निर्वात के लिए मान चुके हैं। क्लियर? लेकिन अगर मान के चलो, यानी कुल मिला के बात ये, अगर हवा या निर्वात नहीं होती तो यहाँ पर μr भी होता है ना। इसका मतलब ये है कि स्वप्रेरकत्व का मान कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है। अगर कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होगी तो स्वप्रेरण गुणांक का मान अधिक होगा। समझ में आ रही है बात? आपको ज़्यादा नहीं तो जैसे याद कर लो, वैसे तो ये नियत रहता है, पर मैंने कारण समझाया ना किस वजह से बोल रहा हूँ। तो कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर, कुंडली के भीतर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होगी तो स्वप्रेरण गुणांक का मान अधिक होगा, कम होगी तो कम होगा। क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे।
अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इतना पढ़ तो लो। पढ़ लिया सभी ने? बढ़ूँ आगे? लिसन एवरीवन, अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें, इस सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो एल व्युत्क्रमानुपाती है, इस सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो एल समानुपाती है। ये कह रहा है कि परिनलिका की लंबाई बढ़ाओगे तो सुप्रेरिका तो बढ़ेगा, और इधर उल्टा बोल रहा है कि परिनलिका की लंबाई बढ़ाओगे तो सुप्रेरिका तो कम होगा। लोचा है, गड़बड़ है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप इसके हिसाब से करना, इसके हिसाब से नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसका कारण है क्योंकि स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल। तो यहाँ पर एक एल छुपा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ये वाला, समझ गए ना? स्मॉल एन बराबर क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल। तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल रखोगे तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ही तो होगी, वो एल तो स्क्वायर कट जाएगा तो एक एल बचेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आई? क्लियर? इस स्मॉल एन के अंदर ये एल छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा हमें, क्लियर है? लेकिन जहाँ में पूरा खुला खेल है, क्लियर? तो हमेशा कौन से वाले को प्रायोरिटी दोगे आप? इस वाले को। कहानी समझ में आ रही है सभी को? और ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्मॉल एन होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, याद आ रहा है? और कैपिटल एन क्या होता है? फेरों की संख्या। खैर, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।